वेरिएबल्स एंड कमेंट्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन, इन सभी को डिटेल से पढ़ा। उन सभी के वीडियो जो सेशंस हैं और नोट्स हैं वो आपको मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप वहां से एक्सेस करके उन्हें देख सकते हो रिपीट मोड पे अगर आप जी देखना चाहो। एंड अदर थिंग जो है, आज जो है हम ऑपरेटर्स इन पाइथन इस टॉपिक को कवर करेंगे। अजय एंड भारत, आपने ये पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। और ओके। इस तरीके से हम कंटिन्यू इसको आगे करते जाएंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके ओके। सर। तो ऑपरेटर्स इन पाइथन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑपरेटर्स? जो ऑपरेटर्स सर क्या क्या होते जो हैं? जो वेरिएबल के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यस, तो ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज, ठीक है। तो वेरिएबल्स का यूज, ऑपरेटर्स का यूज करके हम दो वेरिएबल्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन किस टाइप का होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, लॉजिकल ऑपरेशंस होगा, उसके आधार पर इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो है हम जो है सभी कैटेगरीज को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि कौन सी कैटेगरी में किसको रखा गया है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि ऑपरेटर्स होते क्या है। तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। वेरिएबल्स और या वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो फॉर एन एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल है, एक num1 नाम से जिसके अंदर 23 स्टोर है, एक num2 नाम से जिसके अंदर हमने 12 स्टोर किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से, उसमें हमने दो वेरिएबल्स num1 और num2 के बीच में एक अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म किया और उसके बाद उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो गया, 35। अब यहाँ पे अगर मैं आपको लिखना चाहूं तो यहाँ हमने क्या किया, हेयर प्लस विच इज स्टैंड फॉर एडिशन इज एन ऑपरेटर। यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है एंड num1 एंड num2 आर ऑपरेंड्स। इन्हें ऑपरेंड्स भी बोलते हैं। लाइक जो जिन वेरिएबल्स के बीच में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ऑपरेंड्स बोला जाता है। जैसे अब ये ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है जिसका हम यूज कर रहे हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, एंड num1 एंड num2 आर ऑपरेंड। अब हम इनका यूज करके इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक पार्ट है। ये ऑपरेंड है तो इसको, ये लेफ्ट साइड में है बिकॉज, तो इसे लेफ्ट ऑपरेंड बोला जाता है। और ये राइट साइड में है तो इसे क्या बोला जाएगा, राइट ऑपरेंड। बेसिक सी बात है, ठीक है। यहां तक समझ में आया ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और इन्हें क्यों यूज करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ओके सर। जी। अब सबसे पहले ऑपरेटर्स जिस हिसाब से ये काम करते हैं, इनके वर्किंग प्रोसेस है, इस हिसाब से इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो सबसे पहले जो है हम किसको पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम बचपन से ही पढ़ते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्लस, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन। देन कम माइनस, जिसे हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। देन कम्स
डिवीजन, और कौन कौन से होते हैं अजय? आपको मैंने पढ़ाया था कौन कौन से होते हैं और? हेलो, सर वो डबल डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर डिवीजन, फ्लोर, ए, और कौन से होते हैं? इसके, मॉडुलस। ये जो होता है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, एंड देन कम्स एक्सपोनेंट। लाइक देखो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको जितना अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको क्लास में उतना ही इंटरेस्ट आएगा, आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपने मैंने यहाँ पे पढ़ाया, आप उसे ऐसे छोड़ते जाओगे कि मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि वैसे भी आपकी क्लास जो है, क्लास का शेड्यूल भी मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास जो है वो अल्टरनेट डेज पे होगी, मंडे अल्टरनेट डेज पे, लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 9 to 11 जो है आपकी क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम पूरी क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर करेंगे। जैसे आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो इस टॉपिक को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लास होगी। लिंक जो है वो परमानेंट है, इसी लिंक का यूज करके आप हमेशा क्लास को ज्वाइन करोगे। रही बात अदर थिंग्स लाइक वीडियोस एंड नोट्स, कहाँ पे, लाइक ये पूरी की पूरी पीपीटी या जो पूरे नोट्स है ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये जो आपको फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगी, और सेम आप इसको IPVN बाई, जो कि इसकी एक्सटेंशन होती है, आई पाइथन नोटबुक, इस फॉर्मेट में भी आपको मिलेगी। और इस क्लास की वीडियोस ये आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा आपके ग्रुप के अंदर, वहां से आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। ओके, ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो ये मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े। अब इनका काम क्या होता है एक एक करके देख लेते हैं। इनके काम को देखने के लिए मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, num1 एंड num2, जिसके अंदर छोटे छोटे लेते हैं ताकि हमें आसानी से, लाइक इसमें मैंने 7 स्टोर किया एंड इसमें हमने 5 स्टोर किया। तो सबसे पहला आता है एडिशन। एडिशन ऑपरेटर का यूज जो होता है वो सम परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, एडिशन करने के लिए। num1 प्लस num2 12 आ जाएगा। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो फॉर्मूला होता है उसको क्या किसके लिए यूज किया जाता है? सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इसे तो मैंने माइनस num1 में से num2 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का यूज जो होता है वो मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है। Hi sir. हेलो, Hi sir. Good evening. This is Navdeep Chandra. ओके, सो वेलकम नवनीत चंद्रा। हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑपरेटर्स इन पाइथन। लाइक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, हमने जो अच्छा। है पाइथन को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, जिसके अंदर Yes लास्ट sir. सेशन में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, वेरिएबल्स एंड कमेंट्स इन पाइथन, एंड डेटा टाइप्स इन Okay. पाइथन, इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। और इसकी जो वीडियोज और नोट्स हैं वो आपको ग्रुप में लिंक मिल गया होगा, उसके थ्रू आप इन सभी चीजों हाँ को sir. एक्सेस कर सकते हो। Yes sir. ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कि Yes sir. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और किस प्रकार से इन ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है। Yes जैसे sir. कि अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है तो जस्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन आगे से आपको ऑन टाइम रहना पड़ेगा, नहीं तो हाँ आपको सर. फिर क्लास, आपको फिर जो रिकॉर्डिंग मिलती है आपको उसी से आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक बार क्विकली रिवाइज करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स इन पाइथन क्या होते हैं? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, तो उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, इस प्रकार के बिटवाइज ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज करके आइडेंटिटी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम किन का यूज करते हैं? ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फिर मैंने एक सिंपली एग्जांपल दिया कि num1 और num2 नाम से मैंने दो वेरिएबल बनाए, और फिर एक रिजल्ट नाम से नया वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैंने num1 प्लस num2 को क्या किया? ऐड करके स्टोर किया। तो यहाँ Yes sir. मैंने num1 प्लस num2 किया, तो हेयर प्लस इज एन ऑपरेटर, मतलब एडिशन ऑपरेटर है, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का पार्ट है। हमने उसका यूज किया एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एंड num1 एंड num2 आर ओप्रियंट्स, जिनके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उन्हें ओप्रियंट्स कहा जाता है। जो लेफ्ट साइड में होगा ऑपरेटर के उसे लेफ्ट ओप्रियंट, जो राइट साइड में होगा उसे राइट ओप्रियंट। ओके,
Okay. इसके बाद हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ना स्टार्ट किया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर अलग अलग ऑपरेटर्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। जैसे कुछ ऑपरेटर्स हम अराउंड 6 से 7 जो है टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। लाइक अभी तक मैंने पिछली क्लास में 4 ही ऑपरेट 5 पढ़ाए होंगे, तो आज हम पूरे ऑपरेटर्स को डिटेल से पढ़ेंगे 2 घंटे के सेशन में, हर प्रकार के ऑपरेटर्स। लाइक अगर मैं अभी बताऊं अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो 7 प्रकार के ऑपरेटर्स जो है हम इस पूरे में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, लाइक हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सारे क्या होते हैं, बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो इनके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर 7 प्रकार के ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट। तो अब मैंने 2 वेरिएबल लिए, नाम तो हमने देख ली कि 7 प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं। अब ये करते क्या है इनको देख रहे हैं, तो मैंने 2 वेरिएबल बनाए, उनके बीच पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज किया, तो उसने सभी का सम करके दे दिया। माइनस ऑपरेटर का यूज किया तो उसने क्या किया, माइनस करके दे दिया। देन कम्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जिसका यूज करके हम 2 वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैंने num1 को num2 से डिवाइड किया, क्या आएगा 1.4। ठीक है। अब अगला ये तो हुआ सिंपल डिवीजन, इसे सिंपल डिवीजन भी बोला जाता है और सिंपल डिवीजन नाम से भी इसे जाना जाता है। देन कम्स फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन और सिंपल डिवीजन में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? इसमें सर वन आएगा, पीछे का नहीं आएगा। लाइक ये जो है हमारा प्रॉपर चीज, जो मतलब जो नीचे वाली चीज है Yes. वो ऊपर वाली चीज को प्रॉपरली कितनी बार Yes. डिवाइड करता है, डेसिमल वैल्यू को ये रिमूव कर देता है, और प्रॉपर कितनी बार डिवाइड होती है वो चीज, ये रिजल्ट हमें क्या करता है, रिटर्न करता है। ओके। देन कम्स मॉडुलस ऑपरेटर, जिसे जो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है कि रिमाइंडर कितना आएगा। जैसे अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा सर। ओके। अब आप ये बताओ कि अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा सर। 1 आएगा। ओके। आप 4 लोग हो, सभी अपना आंसर जरूर देंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, अपना पॉइंट 1 रखना आएगा जरूरी है। 1 आएगा। लेके 1 कौन कौन पक्ष में है कि 1 आएगा, फेवर में कौन है? सभी इस बात से सहमत है कि 1 आएगा? सर, नो सर। Yes, ओके। sir. चलो रन करके देखते हैं क्या आया रिमाइंडर। 5। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपकी जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो, वो वैल्यू जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ी है, तो रिमाइंडर क्या होता है, जिस वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हो वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। लाइक आपने यहाँ पे 5 को डिवाइड किया है किससे, 7 से। लाइक मॉडुलस डिवाइड ही का तो एक पार्ट है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आपने लिखा तो मॉडुलस है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि 5 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिजल्ट देता है। तो जब कभी भी आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो वैल्यू जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटी है, तो रिजल्ट क्या आएगा, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है। Yes sir. इसके बाद जो आता है, हमने ये भी देखा, इसके बाद आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्रिएट करने के लिए। लाइक मुझे 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं एक्सपोनेंट जो वेरिएबल होता है उसका यूज करूंगा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। मैंने लिखा 2 डबल एस्ट्रिक 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3। ये डबल एस्ट्रिक क्या करते हैं, जो ये सेकंड वाली चीज है इसे पावर में लेके चले जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 8। ये अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा, 4। 4 आ जाएगा। ठीक है।
तो ये जो होता है पावर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्क्वायर देता है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक्सपोनेंट जो होता है ना वो पावर क्या करता है, स्क्वायर करता है। नो, ये स्क्वायर नहीं करता। ये क्या करता है, पावर में लेके जाता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा है ए, तो इसका मतलब है ए टू दी पावर बी, मतलब ए की पावर में क्या चला जाएगा, बी। बी। इसका मतलब ये है। यहाँ आप अब बी जो है वो 2 होगा तो स्क्वायर करके देगा उस नंबर का, आगे वाले नंबर का। 3 होगा तो क्यूब करके देगा। 4 होगा तो पावर में 4 चली जाएगी। ओके, ओके। तो ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और एक चीज, हम जब किसी भी ऑपरेटर को पढ़ेंगे उसमें हम एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे हमें किस प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है, कि जब हम उन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे दो वेरिएबल्स के बीच में तो रिजल्ट का टाइप क्या होगा, डेटा टाइप। लाइक इंटीजर मिल रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं अर्थमेटिक रिजल्ट। लाइक टाइप कोई, में जो है उसको ऑलवेज जो है। ओके, लाइक आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। लाइक कौन बोलने की कोशिश कर रहा है, लाइक बिल्कुल लिसन सर नहीं हो आवाज रहा आ रही है? है। यस यस, नवीन, नवनीत हाँ सर, चंद्रा। अवनीत। हाँ सर। ये आप, जब हम लोग डिवीजन करते हैं ओके, तो उसका डाटा टाइप ऑलवेज फ्लोट होता है। यस, जब आप डिवीजन करते और हो तो, अदरवाइज जो हम लोग। यस हाँ यस, सर, मेरा यही कहना है कि उसका आउटपुट जो है हमेशा फ्लोट आता है, हाँ, डेटा टाइप। यस, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। लाइक पाइथन, अब देखो, आप किसी को डिवाइड, ये कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब किसी भी चीज को कंप्लीटली डिवाइड करोगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि पॉइंट में वैल्यू आए। तो इसी को इंटरनली ऐसे किया गया है कि इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में स्टोर किया गया है। तो जब भी आप सिंपल डिवीजन परफॉर्म करोगे, लाइक अगर आपका चाहे डिवीजन कंप्लीटली हो रहा हो, उसके अंदर पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं हो, लाइक मैंने 8 को डिवाइड किया 4 से, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा लेकिन फिर भी रिजल्ट आएगा 2.0, मतलब फ्लोट में आएगा। तो जब भी आप हमेशा सिंपल डिवीजन परफॉर्म करते हो तो आपका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, फ्लोट में आएगा। डेटा टाइप की हमने पिछली क्लास पढ़ी थी, हम डेटा टाइप के बारे में डिटेल से उसमें डिस्कस किया था। ठीक है। देन कम्स सेकंड कैटेगरी, जिसे हम जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से। कोई बता सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं? वैल्यू को सर, किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए असाइनमेंट या ऑपरेटर्स का यूज करते दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू assign values in a variable, टू ए वेरिएबल, या टू लिख लो, टू अच्छा लगेगा, टू ए वेरिएबल। एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर भी बोल सकते हो या असाइनमेंट ऑपरेटर, कौन सा है सबसे ज्यादा यूज होने वाला? इक्वल। हैं। इक्वल जो है क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका हम मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमें उसमें क्या लगाते हैं, वेरिएबल का नाम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, और उसके बाद उसमें जो वैल्यू स्टोर करनी होती है वो लिखते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो वो होता है इक्वल। इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका यूज करके हम किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ओके। देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम करते हैं किसके साथ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। असाइनमेंट ऑपरेटर आर मोस्टली यूज्ड विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ इनका यूज किया जाता है। लाइक मैं आपके सामने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हूँ, आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैंने एक नंबर 1 लिया, उसके अंदर 12 स्टोर किया, देन मैं नीचे गया और मैंने लिखा num1 +5, देन मैंने प्रिंट किया num1 को। तो कोई बता सकता है कि num1 में क्या प्रिंट होगा? 17 सर प्रिंट होगा।
17 प्रिंट होगा। एवरीवन सही है? आप इससे फेवर में हो कि 17 प्रिंट होगा? यस सर। ओके, मैंने इसको रन किया तो देखो क्या प्रिंट हुआ, 17 प्रिंट हुआ। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे जो हमने चीज लिखी है num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 5, इसी को शॉर्टकट तरीके से लिखने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर होता तो एक ही है, इक्वल, लेकिन इसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगा लगा के हम इसके यूज करते हैं। तो इस चीज को शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? आप लिखोगे num1, आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया था आपने, एडिशन, तो सबसे पहले आप प्लस लिखोगे इक्वल 5। ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम चीजें हैं। लाइक यहाँ पे आपने एक शॉर्टकट का यूज किया अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का। देखो अगर मैं इसे रन करता हूं तो सेम आंसर आएगा। यहाँ पे एक्चुअली अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए तो आप इसे वापस कन्वर्ट कर सकते हो। आप कैसे लिखोगे, num1, देन ये ऑपरेटर देखोगे कौन सा, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद आप ये लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है ये 5 आपने यहाँ पे लिखा, और इस चीज को किस में स्टोर कर दोगे, उसी वेरिएबल में, num1 में। तो इसी चीज को शॉर्टकट तरीके से लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, इजी है। अब मैं आपके सामने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हूं, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा अगर मैं num2 को प्रिंट करूं तो? 64। 64। एवरीवन सभी इस बात से सहमत है कि 64 आंसर आएगा? यस, इसका आंसर क्या आएगा, 64। ठीक है, कैसे आएगा? अगर किसी को नहीं समझ में आए तो एक दो क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं। सबसे पहले आपको num2 लिखना है, देन जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो लिखो, उसके बाद राइट साइड में जो वैल्यू है वो लिखो। ये तो क्या आएगा, आंसर आएगा। और ये किस में जाके स्टोर होगा, उसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अब इसको डिटेल से पढ़ने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं है कि मैं हर का एग्जांपल दूं, माइनस लगाऊं, देन डिवीजन शो करूं। नॉर्मल सी चीजें हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे कि दो वेरिएबल्स के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। देन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखे। लाइक मैं यहाँ पे लिख जरूर देता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर आप सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ, लाइक मैंने प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इसके बाद आप एडिशन इक्वल टू, ये भी एक इस तरीके से यूज कर सकते हो, डिवाइड इक्वल टू, और इसके अलावा फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, और उसके बाद क्या आता है, एक्सपोनेंट इक्वल टू। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ लिए हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद कौन से ऑपरेटर आते हैं, लॉजिकल। लॉजिकल से पहले हम क्या पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जिसी का इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। लाइक अभी मैं आपसे पहले एक बैच ले रहा था, उसमें स्टूडेंट को मैंने 7 टू सारे ऑपरेटर्स पढ़ा दिए। उसको सिर्फ एक ही डाउट था कि सर ये रिलेशनल ऑपरेटर कब पढ़ाओगे। मैं बार बार उसको बोल के थक गया कि कंपैरिजन ऑपरेटर को ही क्या बोलते हैं, रिलेशन। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से ही समझ में आ रहा है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू या फिर वेरिएबल्स। इनका यूज करके हम दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का। अब ये कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में लिख देता हूं, लाइक मैं कंपैरिजन वाली लिख देता हूं, रिलेशनल वाली आप लिख लेना। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स और वैल्यूज। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लाइक कौन बताएगा, पहले ये बताओ किस किस को पता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर कितने होते हैं। पहले ये बताना है, नाम नहीं बताना है, किसको पता है।
वो थम्स अप सेंड करेगा। लाइक देखो, जितना इंटरेक्टिव क्लास में रहोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही मैं पूछ रहा हूँ कुछ। लाइक अजय वर्मा का थम्स अप आया कि उसे पता है, इसके अलावा किसको पता है? मुझे भी पता है कि अजय वर्मा बता देगा। पुरुषोत्तम शर्मा, आपको पता है? नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर बोल दूं मुझे अभी से नहीं पता, आप एक बार बता दीजिए, उसके बाद आप कभी पूछोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पुरुषोत्तम, सर। आपने थम्स अप सेंड किया है? यस। पता सर। हाँ बताओ, कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, मैं लिखता हूँ चलो। सर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, उसके और अलावा? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन ओके, इक्वल टू, ओके, ठीक है। नॉट सपोज, इक्वल टू, ऐसे करके भी होता है। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर एक ऑपरेटर आता है, कौन सा? इक्वल टू। पाइथन में इक्वल टू कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से, इसको बोला जाता है इक्वल टू। देन कम्स डज नॉट इक्वल टू। इस चीज को क्या बोला जाता है? डज नॉट इक्वल टू। फिर आता है, इसको तो सभी बता देंगे, ये क्या होता है? लेस देन। एक चीज आती है लेस देन इक्वल टू। ये क्या होता है? ग्रेटर देन। और ये क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल। इक्वल टू। तो ये 6 क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जिन्हें रिलेशनल ऑपरेटर भी क्या कहा जाता है। ठीक है। अब इनका यूज क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए या उनको कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर का। किस प्रकार का रिजल्ट देंगे हमें ये? कंपेयर करेंगे सर, कंपैरिजन। बूलियन रिजल्ट देंगे। अब बूलियन वैल्यू दो ही होती है, ट्रू या तो ट्रू फॉल्स। या फॉल्स। फिर फॉल्स। एक चीज बहुत याद रखना कि पाइथन में ट्रू का टी बड़ा होता है और फॉल्स का एफ बड़ा होता है। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक अगर मैं बात करूँ सी की, तो उसमें ट्रू का टी छोटा भी चलता है। लेकिन जी। पाइथन एक चीज है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो कि केस में क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी, उसके लिए दो अलग अलग चीजें हैं। जी। ठीक है। तो मैं इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया num1 नाम से, जिसके अंदर 23 स्टोर किया। num2 बनाया, जिसके अंदर मैंने 35 स्टोर किया। सबसे पहले हम इक्वल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। क्या num1 इक्वल टू num2, क्या क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स आएगा सर। फॉल्स आएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होती तो क्या आ जाता? ट्रू आ True जाता। देन नेक्स्ट जो था हमने पढ़ा डज नॉट इक्वल टू। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऑपरेटर मैं खुद से, लाइक आप इसको ऐसे पढ़ना कि मैंने बोला है कि दोनों चीजें इक्वल है, तो क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स, क्योंकि मैंने गलत बोला है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि num1 एंड num2 आर डज नॉट इक्वल, कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये बात तो सही है जो मैंने बोली है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। इसी तरीके से अगर मैं लगाऊं num1 इज ग्रेटर देन num2, तो क्या आएगा? फॉल्स। मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। यहाँ पे मैं इक्वल भी लगा सकता हूँ, इक्वलिटी ऐड करने के लिए। और इसके अलावा एक चीज बचती है, क्या? लेस देन वाला। अब मैं लिख रहा हूँ num1 इज लेस देन num2, की नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से छोटा है। ये बात सही है बिल्कुल, नंबर 1 जो नंबर 2 से छोटा छोटा है। है। ठीक है। तो इनका यूज करके हम क्या करते हैं? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, या उनका क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ओके, समझ में आया? यस सर। ठीक है। 3 कैटेगरीज पढ़ी हमने। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर, जिन्हें रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। देन कम्स फोर्थ कैटेगरी, ये थर्ड था, ये सेकंड, और अर्थमेटिक जो थे फर्स्ट थे।
फोर्थ जो आता है वो आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब एक डेफिनेशन तो आप बता ही सकते हो कि दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। ये तो आप किसी में भी बना सकते हो। लाइक किस कुछ भी नहीं पता तो ये कोई पूछे ना कि ये ऑपरेटर्स क्या करता है, तो ये वाली लाइन हमेशा याद रखना। लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पूछे, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स। अर्थमेटिक के बारे में पूछे तो दीज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। लॉजिकल के बारे में पूछे, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। ये तो हो गई सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। लेकिन एक्चुअली में ये क्या करते हैं इसको देखते हैं। अगर मैं इसकी बोलूं तो दीज ऑपरेटर्स, इसकी सटीक डेफिनेशन क्या होगी? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स का। देखो इनका एक तीसरा नाम और होता है जो कि मैं बोल रहा था, हमने जो अभी पढ़े अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन नहीं, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इन्हें क्या बोला जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, इनके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन ये कंडीशन भी तो दे रहे हैं हम। ये एक तरीके से कंडीशन ही तो है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इन्हें कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इनका यूज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा? दीज ऑपरेटर्स, हेलो आवाज आ रही है? जी सर, आ Okay. रही है। These operators are used to combine conditional statement. कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए आप क्या करते हो? इसका यूज करते हो। ठीक है, कैसे? देखो अब कौन कौन से होते हैं पहले तो ये बता दो, फिर इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि होते कौन कौन से हैं। कोई भी फटाफट। एंड और एंड, देन दूसरा जो आता है सेकंड और होता है, देन कम्स नोट। ओके ठीक है, तीन ऑपरेटर्स आते हैं इसके अंदर, इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जरूरत क्या है इस चीज को देखते हैं। ठीक है, मैंने एक नंबर 1 लिया, मैंने इसको, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। अब ये सिंटैक्स मैंने इनपुट के पहले इंट क्यों लिखा, ये इस पे हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ही बैचेस पे मैंने इस पे बहुत सारा डिस्कस किया है। यस सर। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस क्लासेस देखेगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हमने इंट क्या, इसे टाइप कास्टिंग कहते हैं, टाइप कास्टिंग प्रोसेस में हमने पूरी क्या होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मैं नंबर एंटर करूंगा, जो यूजर एंटर करेगा, क्या वो नंबर 50 से बड़ा है? ठीक है, 50 से बड़ा है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। देखो मैंने रन किया, मैंने डाला 67, क्या प्रिंट हो जाएगा? ट्रू। अगर मैं 25 डालता हूं तो क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, यहां तक ठीक था। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही कंडीशन थी। जब आपके पास एक कंडीशन होती है तो उसके लिए आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हो। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं दो कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या यूजर द्वारा इनपुट किया गया नंबर 50 से बड़ा है, और मैं दूसरी कंडीशन 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा तो कितना भी हो सकता है, 100, 200, 300, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या वो 100 से छोटा है, मतलब 50 और 100 के बीच में है, तो ट्रू प्रिंट हो। अगर 100 से बड़ा है तो फॉल्स, और 50 से छोटा है तो फॉल्स। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करूंगा, क्योंकि अब मैं क्या करना चाहता हूं, दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना चाहता हूं। पहले मेरे पास एक कंडीशन थी, अब मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन है। तो एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए आप किसका यूज करते हो? इसका। अब मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, एंड num2। अब ये एंड काम कैसे करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड num1 इज लेस देन 100। अब देखो, अब मैंने प्रिंट किया, 25 से छोटा है तो फॉल्स प्रिंट होगा, 100 से बड़ा है तो भी फॉल्स प्रिंट होगा, और अगर नंबर 50 से और 100 के बीच में है तो क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा। ओके,
तो एक से ज्यादा कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं। वेट अ सेकेंड। एंड, और नोट। एंड क्या काम करता है, कोई बता सकता है? मैंने क्लासेस ली है मॉर्निंग वाली बैच में, उनको सारी चीजें पढ़ाई है ये, तो बताओ क्या होता है। एंड में दोनों कंडीशन को चेक करें, अगर दोनों ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू होगा। अगर में एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, देखो आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, 99% आपने सही बोला। अब मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या ये 2 कंडीशन के ऊपर ही काम करता है? एंड नहीं सर, मल्टीपल कंडीशन पे काम करेगा। मल्टीपल कंडीशंस पे काम करता है। मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन 2 कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आपकी जो आपने बोला वो 100% सही है, लेकिन इसकी अगर सटीक डेफिनेशन दूं तो एंड। तो अगर आपसे कोई पूछे ना एंड ऑपरेटर क्या है, तो आप बोलोगे दिस। तो सबसे पहली बात, कैसा रिजल्ट आएगा ये बताओ पहले तो। रिजल्ट कैसा आएगा? बूलियन, और बूलियन में 2 ही वैल्यू होती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। एंड रिटर्न्स ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा, रिटर्न ट्रू। अब मैं यहां तो छोटा ही लिख देता हूं, इफ ऑल दी कंडीशंस आर ट्रू और ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। एंड कब ट्रू रिटर्न करता है? जब आपने अगर 10 कंडीशन दी है या 100 कंडीशन दी है, 1000 कंडीशन दी है, अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करता है? ट्रू। नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ये इसकी सबसे सटीक डेफिनेशन है। देन इसके बाद और आता है। और की डेफिनेशन आप कैसे बना सकते हो? और रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर आपने जितनी चाहे 100 दी हो, 5 दी हो, 2 दी हो, अगर उनमें से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू है तो और क्या करता है? ट्रू रिटर्न करता है, एल्स रिटर्न फॉल्स। और नोट क्या करता है? रिवर्स दी कंडीशन। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और फॉल्स है तो ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही था। अगर इस चीज से किसी को समझ में नहीं आया तो मैं 2 स्टेटमेंट्स का वो लेके चलता हूँ कि हमारे पास 2 कंडीशंस है। माइक किसी का इको कर रहा है, उसको म्यूट कर लो प्लीज। एंड मैं 2 कंडीशन लेके चलता हूं। तो एंड क्या करेगा? मान लेते हैं हमने 2 कंडीशन है हमारे पास, और ये ले ले कंडीशन 1, और इनके बीच में हमने इस तरीके से क्या लगा दिया? कंडीशन 2 के बीच में हमने लगा दिया एंड ऑपरेटर। तो अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा? अगर पहली कंडीशन का रिजल्ट ट्रू एक्स होता है और दूसरी कंडीशन भी सही है तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। ये 2 कंडीशन पे तो आपको याद रहना ही चाहिए। अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो क्या रिजल्ट आएगा बताओ? फॉल्स। पहली कंडीशन फॉल्स है एंड सेकंड कंडीशन वाज ट्रू, देन द रिजल्ट विल बी if both the conditions are false then the result will be false। ठीक है, इसी तरीके से हम और के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन 1 और 2 के बीच में और लगा होता, 2 कंडीशन होती हमारे पास और उनके बीच में और लगा है, तब क्या ऐसी टेबल बनती? अगर पहली कंडीशन ट्रू है एंड द सेकंड कंडीशन वाज आल्सो ट्रू, देन द रिजल्ट विल बी true. If the first condition was true and the second condition was false, then result will be true आएगा, false आएगा? True. If the first condition is false and the second condition was true, then the result will be true. If both the conditions are false, then the result will be false. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इतनी इंग्लिश तो आपको पता आनी ही चाहिए। बेसिक नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा हूँ, नॉर्मल सेंटेंस। बिल्कुल। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता देना, ठीक है? नहीं सर, किसी को कोई शर्माना वरमाना नहीं है।
लाइक मैं पढ़ाने आया हूँ, आप पढ़ने आए हो, कोई भी छोटी से भी बड़ी, लाइक स्पीड स्लो करो सर, धीरे बोलो, तेज बोलो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर विद मी। ओके, देन कम्स नोट। नोट क्या करता है, अगर ट्रू है तो उसे क्या कर देगा, false, फॉल्स, और फॉल्स है तो true, ट्रू। ठीक है, हो गया। अब इसका एग्जाम्पल तो जब हम लॉजिकल किसके बारे में पढ़ेंगे, जब हम आगे जाके कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो एंड और नोट के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको करवाया भी था। लाइक जब नंबर 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है वो चेक करना, लीप ईयर फाइंड आउट करना, उस वहां जाके इनके रियल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी आपको क्वेश्चंस करवाऊं इनके बेस पे, तो क्या होगा, वहां पे आपको क्या मिलता है। लाइक ठीक है, हम इस पे एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, लीप ईयर। कोई बता सकता है लीप ईयर क्या होती है। 2 ईयर्स होती है, एक नॉर्मल ईयर होती है, एक लीप ईयर होती है। जिसमें सर फरवरी 29 दिन की होती है। लाइक ठीक है, एक ऐसी साल जिसमें 365 डेज होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, लीप ईयर। 365 का मतलब क्या है कि फरवरी में 29 डेज होंगे। और ऐसी ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं उसे बोला जाता है लीप ईयर। और जिसमें 365 होते हैं उसे बोला जाता है एक नॉर्मल ईयर। तो कोई ये बता सकता है, चलो ठीक है, ये तो आपको पता था, वेरी गुड। अब ये बताओ कि लीप ईयर जो होता है इसकी कंडीशन क्या होती है। अब मेरे को आप किसी ने आपको बोल दिया कि 2035 के बारे में बताओ कि ये एक लीप ईयर होगी या एक नॉर्मल ईयर होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। 4 से डिवाइड करते हैं इसको। ओके, ठीक है, सभी इस बात को फेवर करते हैं। लाइक 4 से डिवाइड करते ही आप बता सकते हो कि एक ईयर लीप ईयर है या नहीं, या इसके अलावा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। हाँ सर। ठीक है, आई होप मेरे को पता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आप सभी लोगों को सुनना है। ठीक है, देखो, जी। सबसे पहले जब भी कभी भी हमें लीफ ईयर फाइंड आउट करना होता है तो हम उसे कैटेगराइज करते हैं पहले, कि क्या वो एक सेंचुरी ईयर है या नॉन सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर वो ईयर होता है जो 100 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। सेंचुरी ईयर, लाइक पहले मैं सेंचुरी ईयर लिखता हूँ, लाइक 100, ये एक सेंचुरी ईयर है, ये भी एक सेंचुरी ईयर है, ये भी एक सेंचुरी ईयर है, जो 100 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। और जो 100 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी वो कैसी होगी, नॉन सेंचुरी ईयर। समझ में आया यहां तक। Yes, sir. नॉन सेंचुरी ईयर जैसे नॉर्मल ईयर कोई भी, यस 2012, सर। ये 100 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। मतलब अगर मैं 100 से इनको डिवाइड करूं तो मॉडुलस जो है वो, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। ये सारी क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर। तो पहले तो हम ईयर को इस चीज में क्लासिफाई करते हैं कि वो एक सेंचुरी ईयर है या नॉन सेंचुरी ईयर है। अब सेंचुरी ईयर में से कुछ ईयर्स ऐसी होंगी जो क्या होंगी, लीप ईयर होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो नॉर्मल ईयर होंगी। तो यहाँ पे लीप ईयर क्या होता है, अगर कोई सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका मॉडुलस 0 आ जाए तो वो एक सेंचुरी ईयर होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डज नॉट इक्वल टू आता है 0 के। तो ये चीज तो सभी को समझ में आ रही होगी कि यहाँ से हमने मॉडुलस निकाला, फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके ये चेक किया कि यह चीज सही है या नहीं। ठीक है, इससे हमने खाली अभी तक इतना पता किया है कि क्या वो सेंचुरी ईयर है या सेंचुरी ईयर नहीं है। देन बात आती है किसकी, लीप ईयर की। तो लीप ईयर के लिए पहली बात वो क्या होनी चाहिए, सेंचुरी ईयर। एंड सेकंड थिंग, एक कंडीशन और ट्रू होनी चाहिए। तो दो कंडीशन ट्रू हो तभी रिजल्ट ट्रू आए। इसके लिए हम कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं इसके लिए अच्छे तरीके। लाइक दोनों ही और हो चाहे एंड हो, दोनों ही देते हैं। लेकिन मोस्टली जब आपको सारी कंडीशन ट्रू हो तब रिजल्ट ट्रू चाहिए, तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर का। एंड अगर एंड का। एक सेंचुरी, पहली तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा कि अगर एक सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो वो क्या होती है, एक लीप ईयर होती है। एक तो हमारे पास कंडीशन बन गई ये। और एक नॉन सेंचुरी ईयर, नीचे वाली नॉन सेंचुरी ईयर है। अगर एक नॉन सेंचुरी ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो वो क्या होती है, लीप ईयर होती है।
तो हमारे पास दो कंडीशंस होती है लीप ईयर की, कि एक सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीटली डिवाइड है तो वो एक लीप ईयर होगी, अगर एक नॉन सेंचुरी ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो वो क्या होगी, एक क्या होगी, लीप ईयर। Clear हो गया। लीप ईयर होगी। ठीक है, अब देखो जब हम कोड लिखेंगे तो इनके बीच में एंड लगाएंगे या और लगाएंगे, यहीं पे अब देखो बेसिक से कॉन्सेप्ट है, अगर मैं एंड लगाऊंगा तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि एक ईयर सेंचुरी ईयर भी हो और नॉन सेंचुरी ईयर भी हो, कि 100 से कंप्लीटली डिवाइड भी हो, 100 से कंप्लीट नॉट डिवाइडेबल भी हो, लाइक रिमाइंडर जीरो भी आए, रिमाइंडर जीरो नहीं भी आए, नहीं सर। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। लाइक मैं ये बोल सकता हूँ कि एक नंबर 2 से डिवाइड भी होना चाहिए और 2 से डिवाइड नहीं भी होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर बता दो जो 2 से डिवाइड भी हो और 2 से डिवाइड भी ना हो, ये तो कंडीशन, यही कंडीशन हो गई कि 100 से कंप्लीटली डिवाइड भी हो और नीचे वाली में 100 से कंप्लीटली डिवाइड भी ना हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, और इससे क्या समझ में आया कि अगर ये कंडीशन होगी तो लीप ईयर बोल देंगे, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए हम उसे बोल देंगे कि क्या होगी, लीप ईयर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर आपको समझ में आया, यहाँ हमने एंड का यूज किया और इन दोनों के बीच में और का यूज करेंगे। हम इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके अंदर नोट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको समझ में आता जाएगा। अब देखो मैंने ये लिखा नम 1 इज ग्रेटर देन 50, क्या आएगा रिजल्ट, फॉल्स। फॉल्स आएगा सर। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को नोट के अंदर लिख दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, नोट क्या करता है, कंडीशन को रिवर्स कर देता है, कंडीशन का रिजल्ट था फॉल्स लेकिन अब क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि हमने बाहर किसका यूज किया, नोट ऑपरेटर का। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। यस सर। यस सर आ गए। कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन हमने पढ़े कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर समझ बोला जाता है। सबसे मेन ऑपरेटर होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे हम बोलते कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल या फिर कंपैरिजन। देन कम्स लॉजिकल, कंपैरिजन और लॉजिकल इनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग आपने समझ में आया होगा, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे को लॉजिक बिल्डिंग समझ में नहीं आ रही। लॉजिक बिल्डिंग समझने का कारण ही यही है कि उसे ऑपरेटर्स नहीं पता। देखो कोडिंग होती क्या है, हमें पता है आंसर क्या है, उसी चीज को हमें कंप्यूटर को समझाना है कि तुझे ऐसे ऐसे काम करना है, मैं तुझको ये बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, प्रोग्रामिंग इज ए वे टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करना है और कैसे करना है, हमें बताना है कंप्यूटर को कि क्या करना है उसे कैसे करना है। मतलब हमें पहले से पता तो होना चाहिए ना कि क्या करना है, हमें तो पता हो तभी तो हम कंप्यूटर को बताएंगे कि क्या करना है कैसे करना है। जैसे अगर मैं आपको ये लीप ईयर का क्वेश्चन दे दूं कि इसको करो, अब पहले आपको खुद तो पता होना चाहिए ना लीप ईयर होता क्या है, तभी तो आप उसे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करोगे। अब आपको पता है, चलो ठीक है, आपने मैंने बता दिया, पूरा समझ में आ गया कि एक सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो और एक नॉन सेंचुरी ईयर 4 से डिवाइड हो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। अगर इसके बाद आप इसे कोड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो वहां आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज में कमी है, कि अगर आपको पूरा आंसर पता है तब कन्वर्ट नहीं हो रहा, देन आपकी लॉजिक्स में कमी है। अगर आपको आंसर पता ही नहीं है तो फिर वो आपकी नॉलेज की कमी है। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ ऑपरेटर के बारे में। कौन सा होता है फिफ्थ ऑपरेटर, लाइक इन चार के बारे में सभी को पता होगा आई होप। इसके बाद बताओ कौन कौन से ऑपरेटर बच गए। यस बोलो। सर नहीं पता। डेट टाइम होता है सर, I think। डेट टाइम ऑपरेटर होता है, ध्यान नहीं आ लाइक रहा सर, आप ही बता। अजय वर्मा एंड जो एक पिछली क्लास में लाइक पुरुषोत्तम, कोई मॉर्निंग क्लास में कौन थे, उनको तो मैंने पढ़ाए थे 5 ऑपरेटर्स। मैं नहीं था सर। हाँ आप 2 बच्चे नहीं थे उस क्लास में, लाइक नवनीत एंड पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम शर्मा या मेरे को अभी याद नहीं पुरुषोत्तम रहता। पांडे, पांडे सर। अच्छा पुरुषोत्तम जो खाली लिखा हुआ है वो आपकी आइडिया जी पुरुषोत्तम। हाँ जी हाँ जी।
ठीक है, तो ये दो बच्चे तो नहीं थे, लेकिन आपको तो मैंने पढ़ाया था, अजय वर्मा एंड पुरुषोत्तम शर्मा, आपको तो मैंने पढ़ाए थे फिफ्थ ऑपरेटर। देखो ऐसा नहीं Yes, चलेगा, मेरी क्लास में अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो मैं अपना 100% देता हूं, तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है ठीक है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि हमने पढ़ा था, नाम क्या था और कौन कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं वो भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, कभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आपको यही नहीं पता कि होते कौन से हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। कौन कौन से होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर? एक होता है इन, सेकंड वाज नोट इन। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं जो कि मेंबरशिप को चेक करते हैं कि एक एलिमेंट उस सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हो, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट if a sequence present in a object or not। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक इसके थ्रू आप बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स बना सकते हो। लाइक देखो मैंने एक लिस्ट बनाई ने स्टूडेंट्स नाम से। लाइक लिस्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है डिटेल से, लेकिन अगर आपने डेटा टाइप्स की क्लास ली हो तो मैंने उसमें थोड़ा सा तो बताया होगा, और आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ भी रखा होगा। Yes, sir. अजय हो गया, विजय एंड विशाल। ठीक है, यहाँ मैं क्या लगा सकता हूं, मैं प्रिंट कर रहा हूं कि नीरज इन स्टूडेंट्स। क्या नीरज स्टूडेंट्स में है? सबसे पहली बात रिजल्ट देखते हैं, कैसा रिजल्ट देगा? बूलियन। दो बूलियन वैल्यूज दो ही होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब बताओ नीरज इन स्टूडेंट्स, नीरज स्टूडेंट्स में है तो क्या आएगा? ट्रू। अगर कोई ऐसा लिख दूं मैं, लाइक मैंने लिख दिया विराट, विराट इन स्टूडेंट्स, बताओ क्या आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स है। फॉल्स आएगा। विराट इन स्टूडेंट्स, विराट क्या है? स्टूडेंट्स में नहीं है। इसी तरीके से ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो। लाइक मैं चेक करना चाहता हूँ कि @ इन, लाइक एक ईमेल कब वैलिड होती है? एक ईमेल के अंदर कम से कम @ सिंबल होना चाहिए, होना चाहिए। Yes. तो जब हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं ये चेक करने के लिए कि एक ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि उसके अंदर @ सिंबल होना चाहिए, तो वहां हम ये लगा सकते हैं। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा @ इन ईमेल, और इसको क्या करूंगा? अब आप पूछोगे सर ईमेल कहाँ है? ईमेल भी बनाएंगे, वेट फॉर ए सेकेंड। यहाँ मैंने ईमेल नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैं सीधा ईमेल लिख रहा हूँ, neeraj@gmail.com। नहीं लिखा मैंने वो। ठीक है, तो क्या आएगा रिजल्ट में? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? false, फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर वो लगा देता हूं तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। true, ठीक है, अब इसी तरीके से लाइक इसी चीज को लाइक मैंने लिखा था विराट इन स्टूडेंट फॉल्स, कि मैं खुद बोल रहा था कि विराट स्टूडेंट्स में है, तो इस ये चीज गलत थी। लेकिन अगर मैं खुद से ही बोलूं विराट नोट इन स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा, क्योंकि मेरी कही गई बात सही है, मैं ही बोल रहा हूँ कि विराट स्टूडेंट्स में नहीं है। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस उस ऑब्जेक्ट में है या नहीं। तो मेंबरशिप को चेक करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया जाता है, और ये दो टाइप के होते हैं, इन और
नॉट इन। नॉट इन। ठीक है, यस सर। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा ओके, तो अभी तक हम थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट में मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि अगर आपको अभी पहले 5 ऑपरेटर्स पढ़ाए, किसी को भी किसी भी ऑपरेटर में कोई भी दिक्कत है पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है? हेलो, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज मुझे पूछना था, ये जो आपने लास्ट ऑपरेटर पढ़ाया है, अगर मेंबरशिप मैं ऑपरेटर। इसमें, नहीं लास्ट में जो आपने पढ़ाया थी सर, ये हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर ही पढ़ाया मैंने मेंबरशिप, हाँ जी मेंबरशिप ऑपरेटर, इसमें यस। अगर मुझे पता करना हो कि विराट का वी आई इसमें है कि नहीं, तो क्या ऐसे पता कर सकते हैं, पूरा हाँ, एक लेना होगा? क्या क्या एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे अभी मुझे इसमें फाइंड आउट करना है, विराट की जगह वी आई मुझे सिर्फ पता कर रहा हूँ, तो लाइक वी आई, क्या अगर आप ऐसे पता कर सकते हैं? वी आई इन स्टूडेंट्स विराट जी नहीं जी आएगा। देखो यहाँ पे जो हम सर्चिंग हो रही है, मेंबरशिप चेक हो रही है, वो किसके बेस पे हो रही है कि क्या ये एलिमेंट बिल्कुल सेम टू सेम, क्या ये पूरा एलिमेंट इस लिस्ट का एक एलिमेंट है, इसके बेस पे चेकिंग हो रही है। अगर आप ऐसे चेक करते, आप ऐसा बना सकते हो कि विराट वी आई इन विराट, हम्म, हम्म, क्या आप एक सब स्ट्रिंग कि ये इतनी सी स्ट्रिंग, क्या इस पूरी स्ट्रिंग का एक कई का किसी का कई का छोटा सा पार्ट है? सही है, वी आई इसके अंदर है, रिजल्ट हम्म, आएगा ट्रू। अगर अच्छा आप एलिमेंट्स में चेक करोगे तो पहले आपको इसको लूप के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा, इटरेशन करनी पड़ेगी। देन पहले फॉर लूप लगेगा, उसके बाद हम्म, अंदर जाके आप जो ये कंडीशन बता रहे हो ना, फिर हमारे पास क्या क्या आने हम्म, लगे, एलिमेंट्स आने लगेंगे वन बाय वन। हम्म, उसके बाद हम ये कंडीशन हम्म, लगा देंगे, वी आई चेक करना है तो हमें। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, जी समझ गया। ओके। नेक्स्ट ऑपरेटर बता सकता है कोई, कौन कौन से अब हो गए और कौन सा बचा है? सर अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल और मेंबर हो गया, हो गया। ठीक है। देन कम्स आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी ने नाम सुना है? पढ़ा तो पढ़ा पढ़ा है, पहले यही बता दो, नाम भी सुना है किसी ने? नहीं सर। ओके, एक चीज पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मत समझना कि ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें हैं। आप जो कोर्स पढ़ रहे हो, आप इसे ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स ले लिया, ये कोई इस तरीके का कोर्स नहीं कि आप 2 महीने बाद दूसरा कोर्स लोगे। आपको एक बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ऐसा थोड़ी कि आपने ये कोर्स ले लिया डेटा साइंस का, अब आप किसी दूसरी कोचिंग में जाके वहां से कोर्स लोगे, फिर तीसरी कोचिंग में जाके वहां पे लोगे। नहीं, आपको एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और ये बहुत ही, अगर आप यहाँ से छोटी छोटी चीजें सीखोगे ना, तो आगे चल के जब हम उप्स पढ़ेंगे, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं क्लियर करता हूँ, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल, लाइक मैंने बताया भी होगा, 3 टाइप्स की प्रोग्रामिंग होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एंड देन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे ऊप्स बोला जाता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऊप्स, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो। लेकिन वहां पे भी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जरा सी भी, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर वहां पे आपको ये चीजें नहीं पता, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में, मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में, तब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। और आज के टाइम में 99% वेबसाइट्स या जो भी कोडिंग होती है, वो किस प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है? उप्स प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का यूज करके, उप्स के प्रिंसिपल्स का यूज करके। तो किसी भी चीज को मैं आपको इनफ पढ़ाऊंगा, मैं वो चीजें नहीं पढ़ाऊंगा जो काम में आने वाली ही नहीं है। लाइक ये चीजें काम की है तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं भी स्किप कर सकता था इस चीज को। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, सबसे पहली चीज, ये ऑपरेटर करता क्या है?
तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं उसके बाद आपको बताना है कि आप इससे क्या समझे। These operators are used to compare the objects, not if they are equal, but if they are actually the same object। बता सकता है कोई क्या समझे इस लाइन से? दी इनका यूज कंपैरिजन करने के लिए होता है, ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए। लेकिन कंपैरिजन कैसा कंपैरिजन? इस प्रकार का कंपैरिजन नहीं कि वो इक्वल है या नहीं, ये पता करने के लिए क्या है वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं, इसका पता करने के लिए। समझ में आया कुछ कि ये डेफिनेशन क्या है? प्रैक्टिकल देखोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। पर समझ में आया कि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सबसे पहली चीज कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है, और ये चेक करने के लिए नहीं कि वो दोनों इक्वल है या नहीं, ये चेक करने के लिए कि क्या वो रियल में सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं। देखो मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके, सबसे पहले इसका रिजल्ट बताता हूँ कि कैसा रिजल्ट देगा। कोई बता सकता है? अगर कंपैरिजन होता है तो हमेशा कैसा रिजल्ट आता है? बूलियन आएगा सर, बूलियन। बूलियन में दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात कितने ऑपरेटर होते हैं ये भी लिख लेते हैं, इज और इज नॉट। दो ऑपरेटर होते हैं ये, इज एंड इज नॉट। लिस्ट वन, मैंने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर दो नंबर है 1 एंड 2। मैंने एक सेकंड लिस्ट बनाई जिसके अंदर भी दो नंबर है 1 एंड 2। अब आपको बताना है अगर मैं ये लिखूं प्रिंट लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2 तो क्या प्रिंट होगा? ट्रू, ट्रू प्रिंट होगा या फॉल्स प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा सर। ट्रू प्रिंट होगा। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? लाइक प्लीज ट्रू होगा। इंटरेक्टिव बनो। ट्रू होगा, ठीक है। एक और आंसर आया ट्रू। ट्रू ही होना चाहिए सर। ट्रू ही होना चाहिए, ठीक है। क्या आएगा? ट्रू आएगा। देन मैं यहाँ पे, ये कैसा ऑपरेटर था, कौन सा ऑपरेटर था? कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि किसको कंपेयर करता है? वैल्यू को कंपेयर करता है। लेकिन मैं अब क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट 1 इज लिस्ट 2। यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया? फॉल्स रिटर्न हुआ। ये दोनों चीजें दिखने में सेम है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लाइक इनकी वैल्यूज तो सेम है, लेकिन ये वास्तव में दोनों सेम चीजें नहीं है। अब सेम चीजें क्यों नहीं है, इसके लिए हम एक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, आईडी फंक्शन। अभी आईडी फंक्शन के बारे में मैं पहले लिखता हूं कि आईडी फंक्शन करता क्या है, देन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस फंक्शन रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द आइडेंटिटी of an object is an integer which is guaranteed to be unique and constant for the object during its लाइफ टाइम। देखो होता क्या है कि आप आईडी आईडी इस डेफिनेशन से क्या समझे, कोई बता सकता है? नहीं समझ में आया नो बोलो। नो सर, नहीं समझ आया। ओके, आपके पास सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगा। यस यस सर। सर। वो आधार कार्ड क्या है? आपकी एक यूनिक आईडी है।
क्या आधार कार्ड का नंबर ऐसा है कि आपको आज आधार कार्ड का नंबर ये है और 1 महीने बाद आधार कार्ड का नंबर चेंज हो जाता है? सर नो, वो परमानेंट है। तो इसी तरीके से जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी पता करने के लिए हम आईडी फंक्शन का यूज करते हैं जो हमें वो आइडेंटिटी रिटर्न कर देता है। अब ये आइडेंटिटी देखो, क्या दो व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबर सेम हो सकते हैं? यूनिक होते हैं वो। लाइक आपका आधार कार्ड नंबर अलग होगा, मेरा आधार कार्ड नंबर अलग होगा। सारे क्या होते हैं? यूनिक होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। लाइक पूरी हमारी पूरी जब तक हमारी लाइफ टाइम रहेगी तो हमारे आधार कार्ड का नंबर कभी नहीं बदलेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? सही। हेलो, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ दो सर, व्यक्तियों के आवाज आधार कार्ड यूनिक होते हैं और वो कांस्टेंट होते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी हम प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, चाहे वो लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी कुछ भी हो, उनका हर किसी का एक आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी क्या होती है? यूनिक होती है और वो इंटीजर के फॉर्म में होती है। वो यूनिक होती है और थ्रू आउट दी प्रोग्राम, जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब तक वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, ठीक। तो ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये आइडेंटिटी का क्या करता है? कंपैरिजन करता है। लाइक आप हो तो एक ही इंसान, लेकिन आप अपनी बहन के भाई हो और अपनी माँ के बेटे हो। तो लेकिन कहने तरीका दो चीजें हो गई। लाइक मैं आपको बोलने का एक रिलेशन डिफरेंट टाइप का हो गया, लेकिन आप हो तो एक ही व्यक्ति। लाइक आप अपनी बहन के भाई हो एंड यू आर द सन ऑफ योर मदर एंड ब्रदर ऑफ योर सिस्टर। लेकिन ये दो चीजें कहने में अलग है, लेकिन पॉइंट एक ही चीज को कर रही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है। देखो मैं प्रिंट करता हूं, मैंने ऊपर दो लिस्ट डिफाइन की थी। मैं अगर लिस्ट 1 की आइडेंटिटी प्रिंट करूं आपके सामने, क्या आएगा? ये आ गई आइडेंटिटी। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था, एक आइडेंटिटी होती है जो कि इंटीजर फॉर्म में होती है, यूनिक होती है और थ्रू आउट दी प्रोग्राम क्या होगी? कांस्टेंट होगी। देन मैं प्रिंट करता हूं आईडी ऑफ लिस्ट 2 की। देखो दोनों अलग अलग है, अलग अलग है ना। इसी कारण क्या आया यहाँ पे? फॉल्स आया, फॉल्स। क्योंकि ये आइडेंटिटी का कंपैरिजन करता है कि ये क्या ये दोनों चीजें सेम है या नहीं। अब ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? सर ये ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब एक ऐसा एग्जांपल और दो जब ये दोनों ये ट्रू रिटर्न करे कि हाँ दोनों सेम ही चीज है। देखो मैंने एक लिस्ट 3 बनाई, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं, मैंने सीधा लिस्ट 1 को स्टोर कर दिया। मैंने इसको या क्या पे मैं पहले प्रिंट करता हूँ लिस्ट 3 को आपको दिखाने के लिए कि लिस्ट 3 में क्या स्टोर हुआ। लिस्ट 3 में सेम टू सेम जो लिस्ट 1 में स्टोर था वही स्टोर हुआ, लेकिन मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 3 की आईडी। कंपैरिजन करो, लिस्ट किसके साथ किया है हमने? लिस्ट 1 और लिस्ट 3 की आईडी सेम है। सेम है। जब ये आइडेंटिटी सेम होगी तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। समझ में आया अच्छे से? हाँ सर, क्लियर। ठीक है। अब इसी का दूसरा जो होता है, ये इज का मतलब होता है कि आप बोल रहे हो कि दोनों सेम है। इज नॉट का मतलब बोल रहे हो कि हाँ ये सेम नहीं है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा जो भी आप बोल रहे हो। अगर आपकी वो बात सही है तो ट्रू, और नहीं अगर वो बात आपने जो कही है वो गलत है तो फॉल्स। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया बिल्कुल डीपली जाके कि आइडेंटिटी का क्या होती है। ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, तो इसको याद रखना अच्छे से कि आईडी क्या होती है। हर वेरिएबल की, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो कि इंटीजर फॉर्म में होती है, जो कि यूनिक होती है और थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके, कितने ऑपरेटर्स हो गए? 6 हो गए सर। 6 हो गए। 7वां ऑपरेटर कोई बता सकता है? सर लाइक मैंने इस ऑपरेटर का यूज, सबसे कम ऑपरेटर का यूज होता है इसका, लेकिन अगर सबसे पावरफुल ऑपरेटर माना जाए, लाइक पहले किस प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है कोई बता सकता है? कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है, कौन सी लैंग्वेज समझता है? बोलियन 0 1 बाइनरी लैंग्वेज, बूलियन बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज।
मशीनरी Zero. लैंग्वेज भी उसे बोला जाता है जिसके अंदर दो ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। ये 0 और 1 होती क्या है? बिट्स। इन्हें बिट्स बोला जाता है। और इनके ऊपर जब बिट्स का कंपैरिजन करने के लिए हम एक प्रकार के ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जिन्हें बोला जाता है बिट वाइज ऑपरेटर। पहले इनका बहुत ज्यादा यूज होता था क्योंकि पहले अराउंड 75 में आई है सी लैंग्वेज। पाइथन कब बनी है? ये तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए कि पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1989 बाय 89. ग्योडम एंड रूसम एंड कम्स इन जनरल पर्पस यूज फॉर 1991। 1989 में उन्होंने इसको डेवलप किया, जी 1991 में ये आई। जावा जी. कब बनी, कोई बता सकता है? 95. 1995, 95 में। जी. ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन लेकिन जिस प्रोग्रामिंग को आप पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री उसकी क्या है, क्या वो शुरू में ही इतनी फेमस थी, ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की है। आप पहली वीडियो जरूर देखना, पार्ट 1 नाम से जो है उसको, ताकि आपको प्रोग्रामिंग समझ में आए कि प्रोग्रामिंग है क्या। बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ने से पहले मेमोरी यूनिट के बारे में सभी को पता है। मेमोरी मापी जाती है 1 जीबी में कितनी एमबी होती है? सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, वेट अ सेकेंड। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड to compare values at bit level। बिट लेवल पर वैल्यू का, लाइक कोई भी चीज अगर मेमोरी में स्टोर होती है ना, वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती है, 0 और 1 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है। तो उस बिट लेवल पे कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर का। अब बताओ मेमोरी यूनिट क्या होती है? 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024। रुको, एक एक करके बताएगा, सभी अपना अपना बताएंगे। कितनी होती है? सर 1024। 1024 आया है एक का जवाब। सभी जी सहमत सर. है इस बात से? हाँ जी सर. ओके, सही है। 1 जीबी में कितनी एमबी होती है 1024। और 1 एमबी में क्या होता है? एमबी से छोटी यूनिट क्या होती है? KB. तो 1024 में क्या, 1 एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं। KB. और केबी जी. से छोटी KB. यूनिट बाइट होता है. 1024 बिट. बाइट्स होते हैं। बाइट्स. हाँ जी, बाइट्स. और 1 बाइट में, बाइट से छोटी यूनिट बिट. सर 8 बीट होते हैं ना, चार 8 चार होता है शायद, या 8 8 बीट ऐसे बिट होते होता हैं। है. 8 8 होता है. बिट्स हाँ जी. होते हैं। जी. तो बिट्स जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की। जी. मेमोरी लेवल पे कोई भी चीज स्टोर होती है वो किस में होती है? बिट्स में। ठीक है, तो जी अब सर. हम इसको देखते हैं कि बिट लेवल पर कंपैरिजन क्या होता है। देखो, हर नंबर की अपनी एक बाइनरी वैल्यू होती है। लाइक आप जो हम लिखते हैं 12, लाइक 12, उसको हम बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन हमें छोटी क्लासेस में ही सिखाया जाता है। बाइनरी, मैं बात कर रहा हूँ बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी लैंग्वेज की। बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम क्या बोलते हैं? मशीनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जी. क्योंकि ये मशीन को ही समझ में आती है। क्योंकि ये हमें ज्यादा समझ में नहीं आती, मशीन को ही समझ में आती है। और इसके अंदर दो ही डिजिट होती है, 0 एंड 1। अब हम सीखेंगे पहले इसको, बिटवाइज ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले नंबर्स को, नंबर टू बाइनरी और बाइनरी टू नंबर। एक हम जिस फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं उसे डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना 12, ये डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। और बाइनरी एक अलग चीज होती है, जैसे आपने कभी किसी ने देखा ही होगा, ऐसी तो है नहीं, सभी ने जरूर देखा होगा कि बाइनरी कैसी होती है। बाइनरी टू डेसिमल, कि हमारे जो 12 है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जो बाइनरी होती है उसको हमारे नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये प्रोसेस आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले बताओ, किसी को पता है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ सर, 2 से 2 से डिवाइड डिवाइड करते हैं सर. बताओ, 12 को कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे सर. चलो करेंगे तो डिवाइड के डिवाइड लिए मैं ये सिंबल ले लेता हूँ, 2 से डिवाइड क्या। जी. इक्वल टू चलो 1 ठीक है, आप कन्वर्ट, आपके पास पेन कॉपी कुछ भी हो, आप कन्वर्ट करके बता दो आंसर क्या आएगा। 1 सर, क्या आएगा? 1101। 1, चलो ठीक है, आपका लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1 हाँ. 1 0 0 1। 0 1। सभी का यही आ रहा है?
आना चाहिए इसे करने के लिए। देखो चलो ठीक है, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं नहीं आता तो देखिए क्या करते हैं हम। किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अगर वो नंबर उसको 2 अगर उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो हम 0 लिख लेते हैं। देन जितनी बार डिवाइड होता है उसको लिखते हैं। 6 बजे 12 होता है, 6 लिख लिया। फिर हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं 2 से, फिर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, फिर से 0 लिख लिया। देन क्या हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 तिया 6 होता है। फिर हम 3 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इस बार पूरा नहीं जाएगा, क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। और कितनी बार गया था भाग, 1 बार। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ पे क्या ना बच जाए, 1। ठीक है, अब मुझे लिखना है 12 का बाइनरी। तो आप 12 का बाइनरी कैसे लिखोगे, आप नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे। आप लिखोगे 1, फिर ये वाला लिखोगे 1, देन आप ये लिखोगे 0, देन आप लिखोगे 0। ये क्या है, 12 का जी बाइनरी। 1 नहीं आएगा, लास्ट में क्या आएगा, तो 0 होगा। 0। ठीक है, Mistake हो गया। इसी को हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 15 को कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली नहीं जाएगा, 1 बचेगा। देन 7 बार गया था, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली अब भी नहीं जाएगा, 1 बचेगा। 3 2 से डिवाइड करेंगे, अब भी नहीं जाएगा कंप्लीटली डिवाइड, क्या बचेगा, 1। और लास्ट में भी क्या बचेगा, 1। तो इसका 15 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हमने बाइनरी से कन्वर्ट करना आ गया इसमें। Yes, sir. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है वापिस, Binary to decimal। बाइनरी टू डेसिमल। 1 1 0 0। ठीक है, वेट ए सेकेंड। हेलो, ठीक है, तो हम हाँ, अभी अब हमें क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पीछे से वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। किससे, पहले हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। फिर प्लस सिंबल लगाएंगे, देन सेकेंड एलिमेंट 0 लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 की पावर 1 से। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2। देन हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे 1, और 2 की पावर क्या हो जाएगी अब, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। फिर प्लस सिंबल, देन अगला एलिमेंट, और 2 की पावर एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। ठीक है, अब जहां या जहां जहां इसका रिजल्ट 0 आएगा, इसका रिजल्ट 0 आएगा, 8 और 4 12। 12। और हमने ये किसका निकाला था, 12 का। इसी तरीके से अगर मैं 1 1 1 को कन्वर्ट करूं, तो आप देखो सिंपली क्या होता क्या है। इसको सबसे अच्छी तो आप क्या करो, इसके लिए एक ये टेबल, ये लाइन याद कर लो। 2 की पावर 1 कितनी होती है, 1। 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, देन 4, देन 8 डबल होता जाता है, 16 32 64 128 256 512 1024, इस तरीके से होता जाता है। लेकिन आपको तो 64 तक ही इतना ही में सिमट जाता है। अब देखो, जहां जहां 0 होगा वहां हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सबसे पहले पीछे से लिखते जाओ। यहाँ पे कोई नंबर है तो लिखो 1, अगला भी नंबर है 2, अगला भी नंबर है 4, अगला भी नंबर है 8। सभी का सम करोगे कितना आएगा, 15। मान लेता हूं ऐसे होता 1 0 1 0, तो आप कैसे करते, आप लिखते 0 है लिखेंगे ही नहीं, तो 1 नहीं लिखेंगे, देन 2 लिखना है, 1 है, देन किसके बाद क्या आता है, 4 नहीं लिखना क्योंकि 0 है, देन उसके बाद क्या आता है, 8। बन गया। तो आप बड़ी आसानी से इसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी देखा। अब यहां से हम क्या करते हैं, मैंने 2 चीजें उठा ली, मुझे क्या करना था, मैं इन्हीं के ऊपर लगाऊंगा सबसे पहले। अब देखो एक्चुअली में 12 का बिट क्या आया, बाइनरी नंबर ये। लेकिन एक मैंने अभी बताया था, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं,
8। 8। तो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बिट्स होती है, तो यहाँ पे 8 बॉक्सेस होते हैं, जहां पे ये वैल्यू कैसे स्टोर होगी, ऐसे 0001100। और 15 कैसे स्टोर होगा, 000111 इस तरीके से। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं किसको, बिटवाइज ऑपरेटर को। अब बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहले आता है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड एंड लॉजिकल एंड अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये जो खड़ा सा है, लाइक ये जो एंटर के ऊपर मिलता है आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे, नाम तो मेरे को याद नहीं है, आप सर्च कर लेना। बिटवाइज और बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद जो आता है वो कैप आती है, इसको बोला जाता है एक्सोर। अगर कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होगा तो उसको याद आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी, एंड गेट, नोट गेट, नोर गेट, ऐसे ऐसे एक्सोर। इसके बाद एक आता है, इसको बोला जाता है बिटवाइज नोट ऑपरेटर। ये जो होता है, ये कौन सा होता है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर या राइट शिफ्ट ऑपरेटर? इसको बोला जाता है लेफ्ट शिफ्ट। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रटने हैं, अगर आपको इनमें से दो भी समझ में आ गए ना, आपको चलो ये तो समझ में आ गया बाइनरी लेवल पे चीजें स्टोर होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आप मशीन के साथ काम कर रहे हो, मशीन कैसे चीजों को समझता है वो चीजें आपको इससे समझ में आ रही है। ये राइट शिफ्ट, देखो इसका काम तो मैंने भी आज तक इनका यूज नहीं किया है, अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, हमने इतना किया। सबसे पहले हम दो को लेते हैं, किसको, एंड को, और सेकंड वाज, क्या नाम है इन दोनों के, हेलो? हाँ सर, बिटवाइज दो और। नॉट ग्रेटर देन होता है सर। अब देखो ये एंड क्या करता है, सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1 एल्स सेट 0। अगर दोनों बिट्स 1 है तो ये उसे क्या कर देता है, 1। अगर दोनों में से एक भी कोई 0 है या दोनों 0 है तो उसे क्या कर देता है, 0। जैसे कि वहां पे ऐड करता था कि दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ट्रू, और दोनों में से एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स ही आता था, तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है, बस नाम अलग है, यहाँ पे बिटवाइज लेवल पे हो रहा है। सेट्स ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ टू बिट्स आर 1 एल्स सेट 0। अगर दोनों में से कोई भी एक बिट या दोनों बिट 1 है तो क्या सेट कर देता है ये और बिटवाइज ऑपरेटर 1, नहीं तो क्या सेट कर देगा, 0। इसके बाद यहीं पे हम ऑक्सोर को भी पढ़ लेते हैं। एक्सोर थोड़ा सा अलग है, आप इसे समझ, आप कई बार हमारे से कंफ्यूजन हो जाता है कि वहां पे जो नोट काम करता था ना, एक्सोर वो है, लेकिन एक्सोर वो वाला काम नहीं है। ये क्या करता है, सेट्स ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ टू बिट इज 1 एल्स सेट 0। अगर दोनों बिट में से केवल एक बिट 1 है ना, तभी उसे 1 सेट करता है, अगर दोनों भी 1 हुई ना तो भी उसे क्या सेट करेगा, 0। यही अंतर है और में और एक्सोर में। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि सर आपने बता तो इतना दिया, कोई करके दिखाओ कुछ। तो मैंने ये उठाया, अब इनके ऊपर लगाएंगे ऑपरेशंस, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और। देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए इनके बीच में स्पेस दे लेता हूँ। अब मेरे को आप बताओगे कि एंड क्या करता है, बिटवाइज एंड क्या करता है, अभी मैंने लिखा, आपके सामने लिखा भी हुआ है। हेलो? सर हाँ सर। यार आप बोलते ही नहीं हो, आप दो लोग।
मैं सर यस यस बिट वाइज एंड सर दोनों जब 1 होगा लाइक सेट इज बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1 एल सेट 0। 1 अगर दोनों 1 होगा तो ही 1 आएगा, नहीं तो हमेशा क्या आएगा 1 0। 0 आएगा। ठीक है, 0 0 का रिजल्ट 0। अब 0 ऐसे 0 कंपेयर, इसमें ऐसे करना है, 0 ये 0 है तो 0 आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, 1 0 1 0 0 1 0। दोनों 1 होंगे एंड में तभी 1 आएगा, नहीं तो हर कंडीशन में 0। अब ये किसका होता है, अभी पढ़ के आए हैं ये तो 1 1 0 0 तो 12 का होता है। देख लेते हैं चलो क्या हमने सही किया है क्या। मैंने 12 एंड 15 लगाया क्या आया 12। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं और लगाता हूं, बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बाइनरी और ये कन्वर्ट करना तो मैंने सिखा ही दिया, छोटा सा टास्क है। ये आ गया। अब हम क्या लगाएंगे, बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और क्या काम करता है, अब बताओ। 0 0 बिटवाइज और क्या करेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दोनों 1 है, और क्या करता है, अगर दोनों में से एक भी 1 है तो उसे क्या कर देगा 1। अगर दोनों 0 है तभी 0 देता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। किसका है ये 15 का। चलो यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, प्रिंट 12 एंड 15। क्या आ गया 15। अब ये चीज हमें ये मत सोचना कि इन्हीं में से कोई रिजल्ट आएगा, 12 और 15 में से कोई रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, ये तो बाई दी चांस हो गया कि हमने कोई ऐसे नंबर उठा लिए जिनके रिजल्ट इन्हीं में से आ रहे हैं, लेकिन ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर उठाते तो रिजल्ट 12 और 15 के अलावा कुछ भी आ सकता है। ये तो बिटवाइज में हमने कंपैरिजन किया और बाई चांस हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब एक्सोर क्या करेगा, बताओ डेफिनेशन, एक्सोर क्या करता है। एग्जोर सर वो तो बोलो, अगर दोनों बिट सेम हुई तो 0 सेट कर देगा, अगर दोनों बिट में से कोई भी एक हुई, दोनों में से कोई एक एक होना चाहिए, दोनों भी एक नहीं होनी चाहिए तो 1 सेट करेगा, नहीं तो और सभी कंडीशन में 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सेम है 0 आएगा, सेम है 0 आएगा, 1 आएगा 1 आएगा। किसका क्या होगा इसका आंसर, कन्वर्ट करो इसे डेसिमल में, क्या आएगा 3 3 आएगा। ठीक है, अब देखो 12 का क्या है, बाइनरी कोड याद भी हो गया होगा अब तो आपको, 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0। अब हमने क्या पढ़ा था, ये ऑपरेटर, इसको क्या बोलते थे बिटवाइज नोट। ये क्या करता है, इनवर्स कर देता है बिट को, अगर 0 है तो 1 और 1 है तो 0। मैंने लिखा 1 1, इनवर्स कर दिया सभी को, जहां जहां 1 था वहां 0 कर दिया और जहां 0 था वहां 1। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इसका निकाल देंगे और रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है। यहाँ पे होता क्या है कि जब 8 बिट होती है, एक बाइट में 8 बिट होती है, और जब 8 बिट में आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट ये लेफ्ट साइड है, और ये वाली बिट अगर 1 आ जाती है ना, तो ये नंबर नेगेटिव हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब ये नंबर नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेने पड़ेगा, 1 कॉम्प्लीमेंट, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ। जब कभी भी आपको किसी नंबर के आगे क्या मिल जाए, बिटवाइज नोट मिल जाए, लाइक आपको दे दिया ऐसे बिटवाइज नोट, और यहाँ पे कोई नंबर है n, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस का n+1। मतलब पहले जो नंबर है उसमें एक जोड़ दो और उसके आगे क्या लगा दो, माइनस का सिंबल। जैसे मुझे -12 का क्या करना है, बिटवाइज नोट करना है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है, ये कौन सा था, लेफ्ट शिफ्ट का सर
लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं जीरो फिल। दूसरा नाम है इसका, पूरा नाम जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज। ये होता क्या है? 12 का बाइनरी बताओ फटाफट। जीरो का binary जीरो जीरो 0 जीरो जीरो 1 1 0 0। ठीक, मैं कह रहा हूं कि 12 का लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका मतलब होता है कि लेफ्ट से जो 2 बिट्स है ना, सारी बिट्स को लेफ्ट साइड में सरका दो। मतलब क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेफ्ट शिफ्ट होता है कि बिट्स को लेफ्ट साइड की ओर क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। मतलब अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये सारी एक एक दो दो आगे जाएंगे अपने से, तो ये 2 बिट क्या चली जाएंगी, गिर जाएंगी। तो ये 6 शिफ्ट तो चली गई आगे। अब 2 जगह खाली हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फिल होंगे, 0। अब इसको कन्वर्ट कर लो। अब कौन कन्वर्ट करेगा इसे, मैंने बताया था 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 2 4 8 16 और 13 2, 16 प्लस 32 कितना होता है, 48। 48। करके देखते हैं, अगर सही किया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ट्राई करेंगे। क्या आया, 48। लेफ्ट शिफ्ट मतलब बिट कहाँ शिफ्ट होंगी, लेफ्ट साइड की ओर। जितने लेफ्ट साइड और हाँ आगे दो तो ब्लैंक होगा, एम्प्टी होगा, वहां 2 0 आ जाए। हाँ, अगर ये अभी मैंने 2 लिखा है, अगर मैं 3 लिखता तो 3 जगह खाली होती, वहां पे 0 आ जाते और ये 3 शिफ्ट हो जाते आगे की तरफ। और 0 की इसके जगह अलावा अगर 1, 1 होता तो 1 से रखता। नहीं सर वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब यस 0 जो हटा है वहां पे, जैसे 2 डाले और 2 0 हट गया। हाँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर उस दोनों में से एक 1 होता तो 1 होता तो गिरेगा। लाइक अगर ये आगे की चाहे यहाँ पे 1 हो, लेकिन आपने बोला लेफ्ट शिफ्ट तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, और जितना आपने शिफ्ट बोला है उतना होगा। और सर फिर आगे ऐड सिर्फ 0 ही होंगे। हाँ हमेशा देखो, ये मैंने लिखा है ना ऊपर, जीरो फिल, फिल किससे होंगे, 0 से। और लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट की साइड की तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। ओके सर, क्लियर। इसी तरीके से क्या होता है, जीरो फिल Right. राइट शिफ्ट। अब किस तरफ शिफ्ट होंगे, राइट साइड की तरफ। सेम एग्जांपल लेते हैं 12 का ही, 12 की बाइनरी याद ही हो गई अब तो, ये तो 0 0 0 0 1 1 0 0। देखो दोनों में सिर्फ यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगता है 2 बार, और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगता है 2 से। 2 से शिफ्ट किया तो सारी चीजें किस साइड सरकेंगी, राइट लेफ्ट साइड साइड। की, हाँ राइट सर, साइड की ओर। राइट। यस सर। तो राइट साइड की ओर तो मैं पीछे से 6 उठा लूं, हाँ, और इससे पहले मुझे क्या ऐड करने पड़ेंगे, 2 0, क्योंकि 2 ये 0। ठीक है। अब ये किसका होता है, ये तो अभी देख के आए, ये तो 3 का होता है। करके देख लेते हैं, 12 राइट शिफ्ट 2 3। आ गया समझ में। यस। तो आपकी यूज नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई पूछ ले इंटरव्यूज वगैरह में कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। आपको पता है सर, बिटवाइज ऐड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज नोट होता है, बिटवाइज एक्सोर होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, ये सारी चीजें होती है। लाइक बेसिकली इन चीजों पे ज्यादा क्वेश्चंस कॉलेज वगैरह में जो एग्जाम्स होते हैं, बीसीएमसी जब लोग करते हैं, जहाँ पे प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, वहां पे आते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अभी हमारे पास 20 मिनट्स है। नो सर, हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वैसे एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, हमारी क्लासेस अल्टरनेट डेज पे होंगी। जैसे आज हमारी क्लास हुई मंडे को, देन अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वेडनेसडे को होगी 9 to 11। ठीक है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद देखो अभी तक पूरा थ्योरेटिकल होता है, जब तक ऑपरेटर्स चलते हैं पूरा थ्योरेटिकल होता है। जैसे ही वो आने चीजें होंगे, टॉपिक्स आने, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग एक पूरी क्लास लगेगी स्ट्रिंग की। देन लिस्ट पढ़ेंगे एक दिन, लिस्ट एंड टपल एक ही दिन पढ़ेंगे। सेट, डिक्शनरी, फंक्शन, 2-3 क्लास फंक्शन की लगी। इस तरीके से सारे बड़ी अच्छे लेवल से मेमोरी लेवल पे सारी चीजें कैसे काम करती है, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। ओके, ओके ठीक है। तो बताओ कुछ पहले का कोई अभी तक वेरिएबल्स से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी। पहले तो आप 4 लोग हो, मेरे को नाम बताओ अपने अपने। नवनीत चंद्रा, एक एक से बातें करता हूँ मैं थोड़ी हाँ सी सर। ताकि आप समझ सको। क्या काम करते हो आप, लाइक हाँ सर। काम करते हो, पढ़ते हो, क्या करते हो? सर मैं अभी तो काम नहीं कर रहा हूँ। ओके। मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं सर। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैं अपना यहाँ एक कोचिंग सेंटर चलाता था। ओके, क्या किस किस से उस रिलेटेड? सर 9th 10th का मैथ्स का क्लास लिया करता था मैं यहाँ। ओके, नाइस। बट लेकिन ड्यू टू कोरोना ओ या सेंटर जो है कोलैप्स हो गया। यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और ओके, उसके नो बाद मैं प्रॉब्लम। सो सर मैं आपका टैलेंट एजुकेशनल एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? सर एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने बीसीए कंप्लीट किया था 2011 में। ओके। और उसके बाद तो मैंने कुछ किया नहीं आगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लाइक जो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स फील्ड में आते हैं वो नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग ही ज्यादा आते हैं। और क्योंकि पाइथन वो लैंग्वेज है जो सभी को इक्वल चांस देती है। थोड़ा सा मैंने जब बीसीए कर रहा था तो सी पे हमारा कमांड अच्छा था, बट प्रैक्टिस छूट जाने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस करोगे, Yes, जितने कोडिंग्स करोगे। ओके। हाँ। सो ठीक है, समझ में आया अच्छे से। यस सर, हाँ सर क्लियर है। ठीक हाँ है। जी सर। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो है सर, पुरुषोत्तम पांडे, पुरुषोत्तम शर्मा। पुरुषोत्तम पांडे। जी सर मैं, आप बताइए अपने बारे में। सर मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ। ओके। और मैं सर अभी जॉब करता हूँ। या आपने बताया था बैंकिंग में जॉब करते हो। हाँ जी, हाँ जी सर। या ओके, होम लोन। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? सर मैंने बीए कर रखा है, मगर 12th में साइंस साइड से था, मैथ मैंने पढ़ी है और मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है हाई स्कूल तक। ओके। तो यही बैकग्राउंड है सर। ओके, देन अजय वर्मा, आर यू देयर? हेलो। पुरुषोत्तम शर्मा, आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं सर नुह मेवात हरियाणा से हूँ। ओके, आप काम करते हो या फिर लाइक स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, बीसीए फाइनल ईयर चल रही है सर। ओके, वेरी नाइस। आपके लिए तो बहुत, मतलब जो आईटी बैकग्राउंड से है और उनको थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलता है। देखो इसमें बात को मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मिलता। लाइक जो आईटी बैकग्राउंड से है, जिसको बाकी चीजें भी पता होती हैं, उनको थोड़ा सा एज मिलता है इस चीज में। ठीक है, वेरी नाइस। तो मेरा एक क्वेश्चन सबसे पहले जब मैं क्लास लेता हूँ यही रहता है कि किसने आपको इंस्पायर किया कि आप डेटा साइंस पढ़ें? किसी ने बोला, किसी ने मोटिवेट किया, आपने खुद देखा कहीं पे? कैसे लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? लाइक सर मैं प्रोग्राम, वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते थे आप, आईटी फील्ड में ही जाना था तो। यस यस, एनीवन जो भी अपनी इच्छा से आंसर देना चाहे। सर एक्चुअली मैं तो जॉब तलाश रहा था ओके। जब मैं दिल्ली आया तो। और जॉब तो मिल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। और मैंने ऑनलाइन बहुत सारे सर्च किए कि कौन सा क्या, मैंने सोचा कि कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स वगैरह करना पड़ेगा तभी जाके कुछ बात बनेगी। यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो डाटा साइंस का आया। और उसके बाद मैंने इसके विषय में काफ़ी रिसर्च किया। हम्म। तो इसके अच्छे स्कोप नजर आया, इसलिए मैंने इसमें एडमिशन लिया। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, पुरुषोत्तम पांडे, आपको किसने इंस्पायर किया कि आपको डेटा साइंस पढ़ना चाहिए? सर एक तो मैं सेल्स की जॉब करता हूँ बैंक में, होम लोन प्रोडक्ट हैंडल करता हूँ। ओके। एक तो सर सेल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता है कि प्रेशर बहुत होता है। एक तो मेरी परिस्थितियों ने मुझे इंस्पायर किया।
दूसरा सर, नवनीत जी से मैं मिला, हम लोग अभी साथ में ही रहते हैं, अभी तो अच्छा, घर गए हुए नवनीत हैं। जी और आप दोनों साथ ही रहते हो? हाँ हाँ जी। सर, अभी एक्चुअली मैं तो होम टाउन। ओके ओके। तो इसलिए सर, और मैंने, मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं, उन्होंने, पहले हम लोग साथ में ही काम करते थे, पहले मैं एचडीएफसी में था, मगर उसने डेटा साइंस किया, वो भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से था, तो उसने, उसको जॉब भी मिल गई, इतना अच्छा पैकेज पे है। तो ये सारी चीजें सर मुझे इंस्पायर करी कि हाँ, मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, ओके। एंड पुरुषोत्तम शर्मा, आपको किसने इंस्पायर किया कि आपको डेटा साइंस पढ़ना चाहिए? ये सर मेरे ब्रदर ने बताया था कि डेटा साइंस करना है। ओके, तो क्या मैं बताया आपके? पहले मैं पहले ये फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता था, फिर वो चेंज कर दिया। यस, लाइक फुल स्टैक डेवलपर तो मैं भी बनना चाहता था। लाइक वहां पे चीजें क्या होती है कि प्रोग्रामिंग में एरर्स आते हैं। जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हो तो कोई एरर नहीं आता है। और मैं फुल स्टैक मतलब लाइक मैंने वेबसाइट्स भी डेवलप की हुई है प्रॉपर, लाइक जो आप बोलते हो डायनेमिक वेबसाइट्स। जैसे लाइक मैंने मेरे फ्रेंड्स के लिए वेबसाइट्स डेवलप की हुई है पाइथन के थ्रू ही। पाइथन का फ्रेमवर्क होता है जेंगो, मैं वो भी टीच करता हूँ। उसमें भी मैंने पाइथन को के थ्रू क्रिएट की हुई है वेबसाइट्स। लेकिन जो था, सारी चीजें रिलेटेड हुई पाइथन के थ्रू इसी में आने की, डेटा साइंस, क्योंकि मैं भी जो था मैथमेटिकल बैकग्राउंड से था, मैथ्स मेरी स्ट्रोंग थी। पहले मैंने बीएससी किया, देन मैं एमएससी किया, और मैंने भी ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज किए। और मेरे को आज 2.5-3 साल हो गए इसी फील्ड में पढ़ाते हुए, और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लाइक लोगों को मैं कनेक्ट कर पाता हूँ स्टूडेंट से कि उनको किस लेवल पे जाके मेरे को समझाना है। आई होप आप लोगों को भी टीचिंग स्किल्स अच्छे लगेंगे, और आप भी जितना मैं आपको दे सकूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी डाउट हो कभी भी, लाइक कैसे क्या पूरी प्रोसेस होगी डेटा साइंस में, तो आप कभी भी बेझिझक पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। सर आप चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखो, हाँ, अगर यही कुछ, चीजें होती हैं। लाइक जब मैंने यहाँ पे किया, तो मैम बोली कि डाउट रिलेटेड सेशंस लोगे। मुझको मैं आज तक पढ़ाया, मैंने कभी भी डाउट रिलेटेड सेशंस नहीं लिए हैं। लाइक इतने जी नॉर्मल चैप्टर्स के तो नहीं लिए हैं। लाइक जब नॉन आईटी बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो मैं ये खुद समझता हूँ कि उन्हें नहीं पता है ये सारी चीजें। जी तो उनके लिए जब एडवांस टॉपिक, लाइक कोई ऐसा ही टॉपिक आ गया जिसको उन्हें नहीं आ रहा है समझ में, वो उसके लिए बनता है। लेकिन उस लेवल पे मैं जाने ही नहीं था, जो नॉर्मल सी चीजें हैं। अब मैं उसको एक्सप्लेन इतने लो लेवल पे, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ फंसता है स्टूडेंट। देखो, ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊं ना, मैं खुद भी बनाऊं, तो मैं अपनी एक लिमिट सेट करता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि इससे नीचे बच्चे का स्तर नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि आप जो एक टॉपिक का एक पार्ट जो है ना, उसको तो इतने नीचे जाके एक्सप्लेन कर देते हो कि वो तो बच्चे को आता है। लेकिन एक पार्ट क्या होता है कि ऐसा आ जाता है कि उसको, वो बच्चे को पता ही नहीं है। उसके लिए आपको वो और नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे आप नहीं जा पाते हो। आपके हर स्टूडेंट का प्रोग्रामिंग में अपना डाउट होता है, जी। किसी के भी डाउट सेम नहीं होते। आप 5 बच्चों से अपने प्रोग्राम लिखवाओगे, पांचों बच्चों के अलग अलग एरर आएंगे। लाइक दो के मैच करके ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पांचों के मैच आए। क्योंकि थिंकिंग ये पूरी, आपने जो सोचा है उसको कोड में कन्वर्ट करना, दैट इज प्रोग्रामिंग। और सभी की थिंकिंग सेम हो नहीं सकती, तो ये कारण होता है। तो इतने अच्छे से मेमोरी लेवल पे जाके चीजों को देखो आपने, बार बार, मैं सबसे बड़ी चीज ये समझता हूँ कि बार बार चीजों को नहीं पढ़ना है। तो क्यों ना हम एक बार ही अच्छे से पढ़ ले। हम्म। डेटा साइंस के बारे में बातें कर रहे हो आप, अगर आपने पाइथन अच्छे से पढ़ लिया ना, कोर पाइथन जिसे जी। हम कोर बोलते हैं, उसमें भी इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सर अभी तक जो हाईएस्ट पैकेज गया है, कितना तक गया है डेटा साइंस का? देखो, डेटा साइंस के तो करोड़ों में होते हैं।
लाखों में होते हैं। लाइक मैं कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, वहीं पे अभी भी लाइक अभी प्लेसमेंट थी, वहां पे 25-25 लाख के पैकेज इनिशियल लगे हैं। लाइक ये टायर 1-2 के कॉलेज तो है नहीं, लाइक वो तो आईआईटी इस लेवल पे लगते हैं इतने बड़े पैकेज तो, करोड़ पे। लेकिन अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, वहां पे बच्चों के अच्छे खासे जॉब्स लगी है इसमें। अच्छा, ये आउट ऑफ इंडिया भी सर आती है प्लेसमेंट? या देखो, जिस प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे अब आप लोग हो, हम्म। आप किसी कॉलेज के थ्रू नहीं हो, जी। लाइक किसी, लाइक या तो आपको क्या चाहिए, आपको नॉलेज। देखो, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आपके पास कंपनियां क्या मांगती है, नॉलेज। उन्हें हम्म। चाहिए काम करना, उन्हें मतलब नहीं है चाहे आपने 10th भी मत की हो। अगर हम्म। आप उनकी कंपनी को 1 करोड़ का काम करके दे सकते हो तो वो आपको 70 लाख दे देंगे। जी। लेकिन अगर आपके पास आईआईटी की डिग्री हो और आपको हम्म। काम नहीं आता एक्सेल में डेटा एंट्री का भी, हम्म। तो आप समझते हो कि अब उसको जॉब मिलेगी? मिल नहीं जाएगी। मिलेगी। चलो ठीक है, आपकी डिग्री देख के दे दी, लेकिन जब आपसे काम करवाएंगे, आपको एक्सेल में टाइपिंग तक नहीं आती, तो वो तो जी। हटा देंगे। यहाँ बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में काम के पैसे हैं, पैसा बिल्कुल सर, प्राइवेट सही बात सेक्टर है। में है। जितना आप काम करोगे आपको उतना मिलेगा, बस। पैसा भरमार है, लेकिन काम पे डिपेंड करता है, आप जितना काम करोगे आपको उतना मिलेगा। अब जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा एडवांस स्किल्स सीखोगे, लाइक काम तो कुछ लोग होते हैं जो 12 घंटे काम करते हैं, काम हम भी 12 घंटे कर रहे हैं, लेकिन हमारी और उनकी सैलरी में अभी, अगर आप ही अपनी कंपैरिजन से करो लाइक, तो उनमें भी बहुत अंतर है। लेकिन वो क्या है कि उनकी स्किल्स वो वाली है जिनकी वैल्यू ही इतनी है, और हमारी स्किल्स वो है जिनकी वैल्यू उतनी है। तो स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। वो डिग्री जो होती है ना, कॉलेज की डिग्री सिर्फ आपको वो चांस देती है कि आप उस इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हो, सिर्फ हम्म। ये चांस आपको एक डिग्री दिलाती है। लेकिन सिलेक्शन वो सिर्फ आपकी स्किल्स है, प्योर स्किल्स। प्योर स्किल्स जी जो है सर। आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ये सिलेक्शन नहीं दिलाती ये सारी चीजें, कि आप कौन से कॉलेज हम्म। से पढ़े हो, आपके पास कौन सी डिग्री है, एमसीए की डिग्री है, बीसीए की डिग्री है, कोई हम्म। नहीं दिलाती। लाइक बीसीए के बच्चों की जॉब लग जाती है, बीएससी के बच्चों की एमसीए के बच्चों की ज्यादा पैकेज लगते हैं कई बार, क्योंकि उन्हें अच्छे से आता है। मतलब डेटा साइंस में क्या है, मैथ्स। अब बताओ, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से उससे अच्छा कौन होगा? बिल्कुल। और हर चीज में इंटरेस्ट आना चाहिए। अब किसी को, मान लेते हैं किसी ने 12th में आर्ट्स थी उसके पास, अब हम्म। वो आया यहाँ पे, इंटरेस्ट की बात होती है कि हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है, उसे पसंद आई ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग, उसे पता ही हम्म। नहीं था ये सारी चीजें प्रोग्रामिंग होती है। अब उसे समझ आई ये तो यार बहुत आसान है, उसने किया और वो बेस्ट बन गया। सही बात है सर। तो इंटरेस्ट क्रिएट करो। जी। लाइक मैं ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं दूंगा कि अभी आपको मैं डेटा साइंटिस्ट बना दूं। मैं हम्म। पहले, मेरा काम होता है प्रोग्रामिंग सिखाना, कि जी। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग में मजे लो, हम्म। प्रोग्रामिंग को सीखो अच्छे से। हम्म। देन जब डेटा एनालिटिक्स आएगा, पहले डेटा एनालिटिक्स करना पड़ता है, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, वो हम्म। पार्ट में आएगा। तब मैं माइंडसेट डेवलप करूंगा डेटा एनालाइज वाला, कि डेटा को एनालाइज किस प्रकार से करना है। तो सारी चीजें प्रोसेस में चलती है। अभी अगर मैं अभी पे आपको वो क्वेश्चन देने लग जाऊं जो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है, मैं गारंटी देता हूँ 10 दिन के बाद आपका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम्म। कि हो क्या रहा है कि ये तो हमने शुरुआत से प्रोग्रामिंग की मजे ही खत्म। प्रोग्रामिंग बहुत, मतलब इतनी आसान चीज है, इसमें कुछ नहीं, समझने की चीजें हैं और रटने की सिर्फ 2 मिनट की 7 नाम याद करने हैं आपको, बस। आपकी जो आज की क्लास थी, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, एंड एक जो था, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर, बस। और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, जी। बाकी सारी चीजें समझने की थी उसमें, ये तो है नहीं रटना है मुझे। बस ये 7 वर्ड्स हैं, इनको याद कर लो, बाकी हम्म। चीजें समझने की है। ओके, ठीक है, तो ओके आज सर। के सेशन को खत्म